गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ऑफ पैथो फॉर मी, जिसमें अपन दोस्तों जो अपने लास्ट वीडियो थी दैट इज़ ऑफ सीवीएस सीरीज या फिर कार्डिक पैथोलॉजी अपन ने स्टार्ट करी, जिसमें अपन पूरा हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिसीज हैं, पैथोलॉजिकल डिसीज हैं, जिसमें अपन उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाया, उसके बाद हार्ट फेलियर के शॉर्ट वीडियो बनाया। ऐसे ही अपना आज का जो है दैट इज़ इस्केमिक हार्ट डिसीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कहने का मतलब क्या है कि हार्ट को जो ब्लड वैसे सप्लाई करती है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो दैट इज़ इस्केमिक हार्ट डिसीज़ और कोरोनरी आर्ट डिसीज़। एज यू नो दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट। तो उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी में किसी वजह से सप्लाई जो है उसकी वजह से ब्लड हार्ट को नहीं मिल पा रही है, दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें अपन लास्ट में करेंगे रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो आपको सिंपल में अगर डेफिनेशन बताऊं, दैट इज इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल सप्लाई एंड द डिमांड फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे मैंने आपको बताया, मायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियल जो उसकी वॉल है हार्ट की, अगर उसको सप्लाई कम मिल रही है या फिर ऑक्सीजनेटेड डिमांड बॉडी को ज़्यादा है तो उसमें कमी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हार्ट को ब्लड मिलेगा नहीं प्रॉपर, कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई एथ्रोमा है, एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से या कुछ भी अदर कॉजेज है, तो क्या बॉडी को और ब्लड नहीं मिल पाएगा। ब्लड एज वी नो दैट इज टेक द ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स टू द थ्रू आउट द बॉडी, तो उसको वो नहीं मिल पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या सप्लाई एंड द डिमांड बोथ गेट डिक्रीजेस। दूसरी बात क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल वर्क ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ड्यूरिंग द पंपिंग एक्शन ऑफ ब्लड। ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आएगा तभी वो आगे पंप करेगा और ऑक्सीजन डिमांड पूरी करेगा जो भी बॉडी की है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाऊं, ये अपना क्या हार्ट है, इसके अपने 4 चैम्बर्स हैं। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में बात करूँ तो उसमें जो सप्लाई देती है दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी, उसने क्या करा ब्लड को सप्लाई दिया लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू क्या ब्लड ऑर्गन तक पहुंचेगा। तो अगर मान के चलिए इस कोरोनरी आर्टरी में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई एथ्रोमा फॉर्मेशन होता है किसी भी इसकी ब्रांचेस में, तो क्या कहेंगे अपन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो जैसे मैं आपको बताऊं, इसकी जो ब्लड सप्लाई हार्ट की रहती है सिंपल अपनी जनरली क्या रहती है कोरोनरी आर्टरी की, एक तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी रहेगी, एक राइट कोरोनरी आर्टरी रहेगी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की फर्दर 2 ब्रांचेस, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और देन नेक्स्ट है अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जैसे मैं आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं, अगर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन बात करूं कि कौन सी ब्लड वेसल किस वॉल को किस चीज़ को सप्लाई कर रही है, तो जैसे कि अपन ने देखा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचेस, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं बताऊं कि अगर मैं मान के चलिए ये हार्ट है अपना, इसका मैंने क्या करा, टीएस ले लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो राइट ल्यूमन है ये लेफ्ट ल्यूमन है, और बाकी दोनों जो बीच में जो अपना दिख रहा है दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, या फिर इसको मीडियल वॉल भी बोल सकते हैं, जिसके 2 पार्ट हैं, 1/3 एंड 2/3। ठीक है, अब देखिए बाकी मायोकार्डियम की पोस्टीरियर वॉल है, लेटरल वॉल है, एंटीरियर वॉल है, तो कौन सी ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी किस वॉल को सप्लाई कर रही है अपन को पता होना चाहिए ना, उसी की बेस पर अपन बता पाएंगे ना क्या है इसकी, क्या डायग्नोसिस, किसी वजह से क्या कॉज है। ठीक है, तो जैसे मैं पोस्टीरियर वॉल की बात करूँ मैं आपसे, तो राइट कोरोनरी आर्टरी इसको सप्लाई दे रही है, लेटरल वॉल को करूँ तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंटीरियर वॉल को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और मीडियल वॉल जो कि अपर 1/3 पार्ट जिसको कौन करती है अपनी आरसीए करती है, और लोअर 2/3 पार्ट जिसको एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें, कम से कम आप मीडियल वॉल की याद करें और एलएडी की याद करें कि एंटीरियर वॉल को कौन सप्लाई कर रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर मैं बताऊँ, मान के चलिए कोरोनरी आर्टरी में एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो सबसे ज़्यादा अपन सबसे पहले जो मोस्ट प्रोफर ब्रांच रहेगी जिसमें अपन देखेंगे कहाँ सबसे होने के चांसेस किस में ज़्यादा हैं, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, देन आरसीए, देन सीएक्सए। ठीक है, तो जनरली मैं बताऊँ यहाँ से आपको 40 से 50% केस जो मिलते हैं एलईडी में ऑब्स्ट्रक्शन के मिलते हैं, वही यहाँ पर 30 to 40% मिलेंगे, और यहाँ पर अपने 15 to 20% मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सी है, अपनी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको इसकी एटियोपैथोजेनेसिस की बात करूँ, कहने का मतलब क्या, वाई द ऑब्स्ट्रक्शन अकर इन कोरोनरी आर्टरी, ऑब्स्ट्रक्शन हो क्यों रहा है, तो दैट इज ड्यू टू द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, सुपराडेड चेंजेस इन कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि मेनली एक हाइपरटेंशन बीपी उसका बढ़ा उसकी वजह से है, या फिर नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉजेज बात करूँ, जैसे स्पाजम हो गया उसको, वैसो स्पाजम हो गया उसकी, ब्लड वेसल में क्या हो गया, ब्लड वेसल में स्पाजम मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, या फिर एक तरह से एकदम जकड़ गई है किसी वजह से, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, उसका कॉज हो सकता है कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा जनरली, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस देखा, सिंपल प्लग फॉर्मेशन हो गया कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा अगर बीपी बढ़ गया है कोरोनरी आर्टरी में किसी वजह से, जो कि जिसकी वजह से सप्लाई में दिक्कत आ रही है, या फिर थर्ड अपन ने देखा वैसोस्पाज्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 3 क्या हो सकते हैं इसके कॉजेज हो सकते हैं, या फिर एटियोपैथोजेनेसिस हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल मैं आपको एक फ्लो चार्ट के तौर पर बताऊं कि क्या सिम्टोमेटिक डिसीज हैं, क्या एसिम्टोमेटिक केस हैं, जिसकी बेसिस पर अपन आगे जो अपना वीडियो फर्दर अपन पढ़ने वाले हैं।
तो जैसे कि मैं आपको बात करूँ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या तो इसके सिम्टोमेटिक स्टेट है कि मतलब कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको मेडिसिन दी, ठीक हो गया, थोड़ा माइनर किसी वजह से, चाहे वो एक्सरसाइज की वजह से, किसी वजह से उसको दिक्कत आई हो। लेकिन अगर मान के चलिए उसको सिम्टोमेटिक डिसीज है, आपको लग रहा है कि हाँ उसको एंजाइना पेक्टोरिस भी हो सकती है, एमआई भी हो सकता है, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज या फिर सडन कार्डियक डेथ, दीज आर द सिम्टोमेटिक डिसीज। इन्हीं के बारे में अपन एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं, सभी के बारे में। ठीक है, तो सब आज अपन जो देखेंगे जनरली एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हो रहा है वो अपन एमआई के बारे में देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके अपन सडन कार्डियक डेथ तक देखने वाले हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस में आपको फर्दर डिवाइड में बताऊँ तो इसके 3 पार्ट हैं, स्टेबल, वेरिएंट एंड अनस्टेबल। स्टेबल का दूसरा नाम लेरिकल, वेरिएंट का प्रिंजिमेटल एंड अनस्टेबल को अपन क्रेसेंडो भी बोलते हैं। एमआई भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ट्रांसम्यूरल, सब एंडोकार्डियल एंड लेमिनर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन एंजाइना पेक्टोरिस से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वन ऑफ द सिस्टमिक डिसीज में बोलूँ, सिम्टोमेटिक डिसीज सॉरी, ऑफ क्या कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, तो इसकी मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊँ एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर सिंपल से मैं आपको एक कहते हैं एक्यूट चेस्ट पेन कहते हैं इसको, एक्यूट चेस्ट पेन। एक सिंपल डेफिनेशन तो इसकी है, बाकी बुकिस क्या है वो देख लेते हैं। क्या है, पैरोक्सिमल एंड रिकरेंट अटैक ऑफ सबस्टर्नल और प्रीकार्डियल चेस्ट डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्केमिया। कहने का क्या मतलब है, जैसे आपका मान के चलिए, अब जब आप हार्ट बीट सुनते हैं तो आप जहाँ पर अपना हाथ रखेंगे, जनरली हाथ रखते हैं, वो क्या अपना रीजन रहता है, प्रीकार्डियल रीजन रहता है, जो ऊपर से अपन देख रहे हैं। दूसरा सबस्टर्नल, जो स्टर्नम के जस्ट नीचे। ठीक है, तो ये दो चीज़ों में अपन जनरली क्या देखते हैं, हार्ट पेन जो भी है, चेस्ट पेन अपन को एज्यूम होता है ड्यू टू द ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया में थोड़ा बहुत क्या है उसको एमआई के सिम्टम देखने को मिलते हैं उस कंडीशन में। तो जो डिस्कम्फर्ट है वो ड्यू टू द रीजन किस में, सबस्टर्नल और कार्डियल में। ठीक है, अब ट्रांजिएंट इस्कीमिया जनरली 15 सेकंड से 15 मिनट तक इतना माइनर हो सकता है। बाकी जो कार्डिक मार्कर रिमेन अनऑल्टर्ड, इसका एक मेन कॉज है जो कि अपन आगे देखें, कार्डिक मार्कर जो कि क्या क्या रिलेटेड होते हैं, जो भी एमआई से, एमआई में जो अपना फर्दर लैब डायग्नोसिस में काम आते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बात करूँ मैं एंजाइना पेक्टोरिस की, तो स्टेबल और क्लासिकल एंजाइना, अनस्टेबल और क्रेसेंडो एंजाइना, और प्रिंजिमेंटल और वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, तो एक एक करके अपन तीनों के बीच में थोड़ा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपको इसके में हार्ट डिसीज में ये जनरली लिखना पड़ेगा एपी, उसका सिम्टोमेटिक डिसीज। तो सबसे पहले अपन देखें क्लासिकल और स्टेबल एंजाइना। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊँ, ये अपनी कोरोनरी आर्टरी थी, इसमें मान के चलिए आपको ब्लैकिश दिख रहा है, दैट इज एथ्रोमा, एथ्रोस्क्लेरोसिस एथ्रोमा प्लग फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल ब्लॉकेज हो गया, कि हाँ ब्लड सप्लाई हो रही है लेकिन बहुत कम कम हो रही है। ठीक है, तो दैट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना विच implies that reduction in coronary perfusion to a critical level due to the coronary atherosclerosis without plug rupture। मतलब प्लग फॉर्मेशन तो हो गया लेकिन रप्चर नहीं हुआ, अभी रप्चर नहीं हुआ, मतलब कहने का मतलब है कि थ्रू आउट ब्लड वेसल में नहीं गया, एक जगह है तो इसके थ्रू तो ब्लड नहीं जा रहा होगा, आसपास से ब्लड जा रहा होगा। ठीक है, तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट अकर्स इन ऑन एक्सेशन नॉट रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट पर पेन नहीं हो रहा आपका। अगर मान के चलिए जैसे आपने कोई एक्सरसाइज करी है, कोई भी वर्कआउट करा है, वहाँ पर आपको थोड़ा चेस्ट पेन हुआ, लेकिन आप जैसे ही रेस्टिंग कंडीशन में आ गए तो वहाँ पर आपका ठीक हो गया। तो ये सिंपल इतना ट्रांजिएंट पेन है। ठीक है, तो पेशेंट लेकिन जो आपके पास आएगा वो किस किस कंप्लेंट्स लेके आएगा इस कंडीशन में, क्लासिकल स्टेबल एंजाइना में, चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड एक्सप्लेन इट एज हैवीनेस, प्रेशर, स्क्वीजिंग, चोकिंग। बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत भारी भारी सा लग रहा है, बहुत प्रेशर, मतलब कोई ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा हो, या फिर स्क्वीजिंग अंदर ही अंदर कोई एकदम सुगुड़ सा रहा हो। ठीक है, तो इस तरह का पेशेंट आपको कंप्लेंट्स करेगा आपके पास। नेक्स्ट देखा अपन अनस्टेबल एंजाइना की, तो दैट इज चेस्ट डिस्कम्फर्ट इवन एट रेस्ट ऑल्सो। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर रेस्ट पर भी क्या है, चेस्ट पेन हो रहा है आपको। ठीक है, तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टेबल एंड अनस्टेबल, इट इज सीवियर पेन इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टेबल पेन। ऑब्वियसली बात है, पेन रेस्ट कंडीशन में भी हो रहा है, और हो क्यों रहा है, डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द थ्रोम्बोसिस। जैसे ऊपर अपना एथ्रोमा फॉर्मेशन हो रही थी, एथ्रोमा प्लग, यहाँ पर अपना इसका मेन कॉजेज हो सकता है थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है कि हाँ थ्रोम्बोसिस हो गया तो आगे ब्लड जा ही नहीं रहा है। ठीक है, प्रिंजिमेटल वेरिएंट एंजाइना मैं आपको बताऊँ, तो प्रिंजिमेटल वेरिएंट एंजाइना में क्या है, ड्यू टू द फोकल वेजोस्पाज्म। जैसे कि मैं आपको एटियोपैथी जब बताई थी तो उसमें एक कॉज बताया था वेजोस्पाज्म का। तो अगर ब्लड वेजल में कोई स्पाज्म होता है उसकी वजह से भी क्या होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है। यहाँ पर भी पेन क्या रहता है, रेस्टिंग कंडीशन में आपको पेन देखने को मिलेगा जो भी पेशेंट रहेगा उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये तरह अपना एंजाइना पेक्टोरिस, जिसके फर्दर जो अपना क्लासिफिकेशन था उस पर अपन ने देखा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जनरली एक फ्लो चार्ट बताऊं जिसकी बेस पर हम पूरा ए टू एंड अपन, जैसे अपन ने मैंने आपको ऊपर एक फ्लो चार्ट बताया उसी बेस पर ऐसा भी है यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको बताऊं कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, आप इसको एग्जाम में जरूर बनाएं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज है जिसकी वजह से एमआई भी हो सकता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया, या फिर कोई एक्यूट प्लग चेंज, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस की वजह से कोई प्लग फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर मायोकार्डियल इस्कीमिया इंक्रीज सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन। अगर एमआई हुआ है किसी को बहुत टाइम से है तो इस कंडीशन में क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा विथ मसल लॉस, अरेदीमा भी हो सकता है उसको कंडीशन में, अरेदीमा आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। अर्दिमा इन द सेंस उसकी जो हार्ट बीट है अनऑल्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो मायोकार्डियल स्कीमा डायरेक्ट अगर मान के चल क्योंकि डायरेक्ट सडन कार्डियक डेथ करा देता बहुत तेज है तो, बाकी अगर थ्रू क्रोनिक इस्केमिक डिसीज जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा उसकी वजह से एससीडी होगा, ठीक है भाई। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसमें अरेदीमिया भी है, तो इन्फार्क्ट में हीलिंग नहीं हो रही, इन्फेक्शन जो है ऑब्स्ट्रक्शन उसमें हीलिंग नहीं हो रही, उसकी वजह से क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज है। या फिर वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग, वेंट्रिकल के पास जो इसका लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली उसके पास सप्लाई आ नहीं रही है क्योंकि बॉडी को थ्रू आउट सप्लाई दे नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से हो सकती है। यहाँ पर हाइपरट्रोफी हो गई है, कहीं भी ब्लड वेसल में डायलेशन वगैरह हो गया, साइज बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। दीज आर द सिस्टमिक कॉज एंड आउटकम ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज के। इस्केमिक हार्ट डिसीज से क्या क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जिसमें अपना आज जो एंजाइना पेक्टोरिस देखा, जो अपना नेक्स्ट वीडियो उसमें अपन एमआई का केस देखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो रिलेटेड टू दिस कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि देखें अपन रिस्क फैक्टर फॉर इस्केमिक डिसीज ISDR। तो रिस्क फैक्टर मतलब किस किस वजह से ISD हो सकती है। तो जनरली अपन देखें स्मोकिंग ऑब्वियस सी बात है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो भी हो सकती है, हाइपरटेंशन है उसको बीपी बढ़ा हुआ है तो भी हो सकती है, तो सारे आंसर हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। या फिर उसको थ्रोम्बोसिस हुआ है वो भी हो सकता है, या फिर उसको इन्फेक्शन वो भी हो सकता है। सच काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन IHD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीडियल वॉल ऑफ द हार्ट मेनली सप्लाई फ्रॉम। सीधी बात है, अपने मीडियल वॉल देखी थी जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में देखी थी, उसके दो पार्ट थे अपन 1/3 और 2/3। 1/3 में अपना राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई दे रही थी, 2/3 में अपना लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी दे रही थी। तो इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ एंजाइना इज अनकॉमन फॉर्म ऑफ एपिसोडिक मायोकार्डियल इस्कीमिया। कहने का क्या मतलब है, एपिसोडिक आ रहे हैं मतलब रुक रुक के आ रहे हैं एक तरह से, तो आप इसको याद कर लीजिए। एपिसोडिक जो इसमें देखने को मिलते हैं एमआई में, वो अपने किस में देखने को मिलते हैं, फ्रिंज मैटर में। फ्रिंज मैटर, या फिर मैं बात करूँ क्या, अपना जनरली वेरिएंट एंजाइना, टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा अपना आज का एंजाइना पेक्टोरिस जो कि फर्स्ट सिम्टोमेटिक डिसीज है ISD की। नेक्स्ट वीडियो में अपन MI देखेंगे, देन कार्डिक हार्ट क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज और सडन कार्डिक डेथ। जो मेनली क्वेश्चन आपसे जो यूनिवर्सिटी में आपको पूछा जाएगा दैट इज MI एंड द इस्केमिक हार्ट डिसीज और एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, ठीक है। तो आपके दो तो अच्छे से करने हैं, जैसे कि आप लेफ्ट डायग्नोसिस में आपको बताऊंगा MI में, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वो आपका क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसमें से कोई ना कोई तीनों चारों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में जल्द देखेंगे MI के बारे में। तब तक आप दोस्तों वीडियो देखिए, वीडियो के बाद मैं पर्सनली आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप क्या करिए, बुक जरूर पढ़िए, चाहे आप रॉबिन्स पढ़िए या फिर रसमोर पढ़िए, दोनों में अच्छा खासा दिया हुआ है CBS पैथोलॉजी, तो आप दोनों से पढ़ सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग दिया है। पहली बात तो आपको डिफरेंसेस भी दिए हैं, इसकी माइक्रोस्कोपी भी दी है, बहुत अच्छी समझ में भी आएगा। बाकी हार्ट है तो हार्ट आपको और अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों ठीक है, आप जरूर पढ़िए, वीडियो देखिए। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल इसको जस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। थैंक यू सो मच।